हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हम जो है प्रश्नावली 6.3 के कुछ एग्जांपल्स पर और कुछ बेसिक डिस्कशन टॉपिक पर हम जो है बात कर रहे थे, जिसका प्रीवियस में हमने उदाहरण नंबर 25 तक हमने जो है सॉल्व आउट कर लिया था और बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी हमने क्लियर किया था। तो पिछले दो मैंने इंट्रोडक्शन का लेक्चर आप लोगों के लिए बना रखा है प्रश्नावली 6.3 से संबंधित। आज जो है हम प्रश्नावली 3 से संबंधित 6.3 से संबंधित जो है इंट्रोडक्शन का आज लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम जो है उदाहरण नंबर 26 से आज जो है स्टार्ट करेंगे और आज जो है हम हमारा इंट्रोडक्शन का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम जो है प्रश्नावली भी जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, और काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की जो है आधी होती है। ठीक, देखो यहां दो तीन वर्ड यूज किया है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, मतलब एक शंकु होगा और उस शंकु के अंतर्गत मतलब शंकु के अंदर महत्तम वक्र पृष्ठ वाले, महत्तम का मतलब क्या है, यहां मैक्सिमम आ गया, ये मैक्सिमम वक्र पृष्ठ वाले लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की जो है आधी होती है। मतलब ये जो हमारे पास एक मैंने डायग्राम यहां पर बना लिया है, एक लंब वृत्तीय बेलन की जो त्रिज्या होती है वो इस शंकु के त्रिज्या की आधी होती है, ये कह रहा है। तो हमें इसका जो है प्रूफ करना है, समझ में आया, इसका प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ नाम वगैरह यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मान लेता हूँ कि जो शंकु की टॉप है वो हमारा ए है, ठीक है, और शंकु का जो ये बेस है वो हमारा बी और ये जो है सी पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इस लंब वृत्तीय शंकु की, मतलब सॉरी ये शंकु है और शंकु के अंतर्गत मतलब उसके अंदर एक हमारे पास लंब वृत्तीय बेलन है। तो मैं इस बेलन का नाम दे देता हूं, यहां पर बेलन के इस पॉइंट को P और इस बेलन के इस पॉइंट को जो है मैं नाम देता हूं Q। ठीक है, ऐसे ही नाम देता हूं। उसके बाद इसको मैं नाम देता हूं D। ठीक है ना, इसको मैं नाम देता हूं, इस पॉइंट को D नाम देता हूं मैं D। और ये जो सेंटर है, सेंटर शंकु का और ये लंब वृत्तीय बेलन का सेम है, इसलिए हम इसको O नाम दे देते हैं और इसको हम E नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को क्लियर है, इसको हम E नाम दे देते हैं। तो देखो ये हमारे पास शंकु और बेलन, उसके अंदर जो है ये बेलन हमारा बन चुका है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे, माना शंकु की जो त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या, माना शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, ये चीज हमको माननी पड़ेगी। ठीक है, बराबर शंकु के आधार की त्रिज्या है क्या, देखो ये शंकु है और इसके आधार की त्रिज्या क्या है, ओ सी है ना, ओ सी या फिर बी यू। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं ओ सी बराबर आर, है ना, और ऊंचाई जो है तथा ऊंचाई, इस ऊंचाई को भी हम मान लेंगे। ऊंचाई हमारा क्या है, ए ओ है। ठीक है, ए ओ या फिर ओ ए, ये हमारा क्या है, एच है। ये हमें थोड़ा सा मानना है, पहला काम ये कर रहे हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, मानेंगे कि शंकु के अंतर्गत जो बेलन के आधार के वृत्त की जो त्रिज्या है, देखो माना बेलन के आधार के वृत्त की त्रिज्या, हम किसकी बात कर रहे हैं, बेलन के वृत्त का आधार की त्रिज्या, मतलब ये है बेलन हमारा और इसके वृत्त है, वृत्त का जो आधार है उसकी त्रिज्या OE। क्लियर है, ये OE हो गया, OE ये जो है हम मान के चल रहे हैं कि ये जो है X है। और बेलन की जो ऊंचाई है वो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो अब हम यहाँ पर जो है समरूपता वाला जो है यहाँ पर कंडीशन हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखो बेलन की ऊंचाई QE, देखो यहां पर हम करेंगे, बेलन की जो ऊंचाई है वो हमारा क्या है, QE कहां है कहीं पे, देखो ये Q और ये E है। तो QE जो है हमारा बेलन का क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो इस ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई के लिए, बेलन की ऊंचाई QE के लिए देखो क्या करना है, QE के लिए जो हमारे पास QE अपॉन
क्यू ए, है ना, हम कंपैरिजन करेंगे, समरूपता वाली कंपैरिजन करेंगे, है ना, क्यू ई बट्टा ओ ए। अब क्यू ई हमारा जो है इतनी हाइट हो गई बेलन वाली, और ओ ए हमारे इस पूरे की हाइट हो गई, बराबर हम किसके साथ तुलना करेंगे, इसके भी ई सी, ई सी, है ना, ई सी इसके आधार वाली, ठीक, और बट्टे ओ सी, ठीक, ओ सी, ओ सी। तो ये जो है हमारे पास आ गया। अब ये कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि जो त्रिभुज क्यू ई सी है वो समरूप है त्रिभुज ए ओ सी का। देखो कहां है, क्यू ई सी, क्यू क्यू ई सी, ये जो त्रिभुज हमारे यहां पर बन रहा है, ये जो त्रिभुज है वो हमारा समरूप है एओसी के, ए ओ सी, ये बड़े वाले के, समझ में आया, बड़े वाले के जो है समरूप है। तो हम ये कंडीशन लगा सकते हैं, क्लियर है। अब देखो यहां हम लिख सकते हैं जो क्यू ई है ओ ए को हमने क्या मान के रखा है, एच मान के रखा है कि नहीं है कि नहीं। और ये जो ई सी है, अब देखो यहाँ ई सी ये वाला क्या है, टोटल तो हमारे पास आर है और ये जो डिस्टेंस है वो हमने एक्स मान रखा है, तो टोटल आर में से अगर एक्स घटा दूंगा तो ई सी मिल जाएगा, तो आर माइनस एक्स हो जाएगा, और बट्टे ओ सी हमारा क्या है, ओ सी जो है आर के बराबर है, क्लियर। अब देखो जब ये चीज हमारे पास आ गया तो हम क्यू ई निकाल सकते हैं। सो क्यू ई इज इक्वल टू, ये जो हमारा है मल्टीप्लाई हो जाएगा एच इंटू आर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय आर, समझ में आया, डिवाइडेड बाय आर। अब देखो यहां पर पूछा गया था शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि हमें अब शंकु के अंतर्गत जो महत्तम वक्र पृष्ठ है वो हमें निकालनी है। तो महत्तम वक्र पृष्ठ का सूत्र हम यहां पर जो है लगा देंगे। तो महत्तम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको पता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें सबसे पहले चाहिए, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम इसको एश मान के चलेंगे, जो सरफेस एरिया है एश, इसको इक्विवेलेंट हम मान के चलेंगे कि ये एश, क्योंकि एक्स में हम निकाल रहे हैं तो एश एक्स मान के चलेंगे, ठीक है ना। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास 2 पाई आर, देखो आर की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है, आर की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और हाइट हमारे पास क्या है, क्यू ई है, बेलन का हाइट हमारे पास क्या है, देखो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना, 2 पाई आर एच। तो h का जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ये एक्चुअल में बेलन की ऊंचाई है कि नहीं। तो बेलन की ऊंचाई h की जगह पर हम क्या लिखेंगे, h r माइनस एक्स अपॉन आर, ये बेलन के लिए है, ठीक, बेलन के लिए। तो जब इसको हम पूरा सॉल्व आउट कर रहे हैं तो देखो क्या आएगा, एच एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो 2 पाई तो हमारे पास ऐसे ही है, और हम मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो अंदर जाकर के 2 पाई एच तो हमारे साथ बाहर निकाल लेते हैं हम, क्योंकि ये जो है हमारा एक्स के रूप में हमें करना है इसको। तो देखो यहां से रेडियस का ही हमें तो करना है, क्योंकि त्रिज्या के लिए बोल रखा है उन्होंने। तो यहां से हो जाएगा देखो आर एक्स, है ना, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहां से तो ये आर भी हमारा जो है यहां पर अपॉन में आ जाएगा, फिर यहां अंदर बचेगा हमारे पास आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है, ये चीज बच जाएगा। अब देखो हम अगर एच डैश एक्स निकाले, एच डैश एक्स, तो एच डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये तो सारे हमारे कांस्टेंट हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 2 पाई एच अपॉन आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये चीज। तो जब ये बच रहा है तो हमारे पास आ क्या रहा है, देखो एक्स का आर हो जाएगा यहां से माइनस 2x हो जाएगा, क्लियर है, 2x हो जाएगा। अब अगर मैं डबल डैश एक्स निकालूं तो सबसे पहले तो हम यहां पर जो है इसमें 0 रख करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो यदि कल के लेक्चर अगर देखेंगे तो मैं क्या क्या कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पहले से ही ये सब चीजें कर रहे हैं। यदि एच डैश एक्स हमारा क्या हो, 0 हो जाए, ये महत्तम और न्यूनतम के लिए एच डैश एक्स बराबर 0 पुट करते हैं। क्यों पुट करते हैं वो प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ बता रखा है। तो अगर 0 हुआ तो हमारे पास क्या जाएगा, देखो 2 पाई एच अपॉन आर
और ब्रैकेट में r माइनस 2x, ये जो है हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अब ये टर्म हमारा कांस्टेंट है तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब r माइनस 2x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं अगर r की बात करूं तो ये हो गया हमारे पास क्या, 2, और या तो हम अगर x की बात करेंगे तो यहां से r बट्टा 2 हो जाएगा। क्लियर, x की अगर मैं बात करूं तो r बट्टा 2 हो जाएगा। यही चीज हमें प्रूफ भी करना था, तो चलिए प्रूफ करके देख लेते। अब महत्तम पूछा था, अब महत्तम के लिए हम न्यूनतम महत्तम के लिए हम यहाँ पर डबल डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, द्वितीय अवकलज सिद्धांत यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर एच डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एच डबल डैश एक्स देखिए, ये हमारे पास एच डैश एक्स आया था, तो ये तो टोटली कांस्टेंट है, ये टोटली कांस्टेंट है। हमारे पास बचेगा क्या, ये 0 हो जाएगा अंदर, माइनस ये 2x का हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 टू ज़ 4 पाई h अपॉन r आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ भी आप कर लो, तो h डबल डैश r अपॉन 2 अगर मैं निकालू तो r अपॉन 2, x का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये माइनस का 4 पाई h अपॉन r है, जो कि 0 से क्या है हमारा छोटा है। अतः हम यहां पर कह सकते हैं जो x बराबर r बट्टा 2 पर h महत्तम होगा। क्या होगा, महत्तम होगा, महत्तम होगा। h हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल है। अगर महत्तम होगा तो हम ये कह सकते हैं, इसीलिए जो है x, इसीलिए x बराबर r बाई 2 महत्तम का बिंदु है, महत्तम का बिंदु है। क्लियर है, महत्तम का बिंदु होगा। और अगर ये महत्तम का बिंदु होगा तो हम देख सकते हैं, ये अगर महत्तम का बिंदु होगा तो हम देख सकते हैं कि जो बेलन की जो त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या का आधा है। अतः हम यहां पर कह सकते हैं, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ में बेलन की जो त्रिज्या है शंकु की त्रिज्या का आधा है ना। बेलन की त्रिज्या जो है r, यही तो माना था, शंकु की त्रिज्या सॉरी बेलन की त्रिज्या को हमने x माना था, है ना, तो हमें यहां पर x लिखना है, ये ध्यान रखना, x लिखना है। बेलन की त्रिज्या को हमने x माना था, शंकु की त्रिज्या r की आधी है ना, आधी है। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो क्वेश्चन था वो भली भांति अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है। अब चलिए एक हम यहाँ पर नेक्स्ट आपको एक कॉन्सेप्ट पर मैं समझाना चाह रहा हूं, निरपेक्ष उच्चतम एब्सोल्यूट मैक्सिमम, निरपेक्ष निम्नतम एब्सोल्यूट मिनिमम। तो निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम हमारा क्या होता है वो हम थोड़ा सा आज आपको लोगों के सामने बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करते हैं और इस कर्व के हेल्प से ही थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास कुछ कर्व है, इस प्रकार का जो है वक्र हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं, मैं अगर इसको मैं बोलूं कि ये a है और इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं कि ये b है, तो आप देख सकते हो कि सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है इस पर्टिकुलर कर्व के अंडर में, तो देखो ये चीज अगर a है और ये कर्व हमारा जो है fx है, तो ये हमारे पास fa आ जाएगा। और अगर ये हमारे पास b पॉइंट है तो ये fb आ जाएगा। समझ में आया, fb आ जाएगा। तो a पर जो है ये कर्व सबसे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पॉइंट ऑफ हमारा क्या है, मैक्सिमा है ना। और इसको हम बोलते हैं निरपेक्ष उच्चतम का बिंदु है, ये निरपेक्ष उच्चतम का बिंदु है। समझ में, निरपेक्ष उच्चतम का बिंदु है। अब देखो निरपेक्ष निम्नतम क्या होता है, देखो कहां पर सबसे कम, अगर मैं देखूं तो ये जो पॉइंट है, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं, इसको मैं अगर C बात करूं तो ये FC जो है ये निम्नतम का, निरपेक्ष निम्नतम मान होगा, निम्नतम का ये मान होगा और निम्नतम का ये क्या हो जाएगा, हमारा बिंदु हो जाएगा, ठीक है।
तो देखो सबसे इस पूरे कर्व में अगर मैं बात करूं तो निरपेक्ष उच्चतम मान एक ही होगा। पूरे कर्व में हमें देखना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर हो रहा है, तो उस ए पॉइंट पर हो रहा है। तो सबसे मैक्सिमम पूरे इंटायर कर्व की मैं अगर बात करूं तो पूरे मैक्सिमम वैल्यू हमारा यहां पर दे रहा है, इसलिए एफ ए हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, लेकिन निरपेक्ष उच्चतम। और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन दे रहा है, सी पॉइंट पर दे रहा है, जो कि एफ सी हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, तो इसको निरपेक्ष निम्नतम बोलेंगे। किसी भी कर्व में एक ही निरपेक्ष उच्चतम और एक ही निरपेक्ष मिनिमम होता है, मतलब एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होता है और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होता है। क्लियर है। अगला बात करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ठीक है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। तो देखो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, मैं अगर पर्टिकुलर एक छोटे से इंटरवल की बात करूं, जैसे मैं इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रहा हूं, ये अगर मैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट को मैं मानता हूं कि C1 है और इधर C1 माइनस एच और ये C2 C1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये C1 प्लस एच C1 माइनस एच। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल में C1 एक ऐसा पॉइंट है जो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। अब मैं अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं, यहां पे इस इतना और इतना लेता हूं, मैं इतना लेकर के बात करूं, अगर ये C2 पॉइंट है हमारे पास C2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है C2 पॉइंट पर। किस इंटरवल में, C2 माइनस एच पर और C2 प्लस एच पर। मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल की हम बात करते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर इंटरवल में मैं कह रहा हूं, इतने ही इंटरवल में, मतलब इसके आसपास के जितने वैल्यूज है ना, उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू यही दे रहा है ना, इसके सब आसपास के वैल्यू में। ऐसे ही मैं अगर इस पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं तो इसके आसपास के वैल्यू से सबसे मिनिमम वैल्यू यही दे रहा है। तो ऐसे तो इस कर्व में ऐसे बहुत सारी जगह बन जाएंगी, तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो है बहुत सारा हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम जो वैल्यू होता है वो हमारा एक ही हो सकता है किसी पर्टिकुलर वक्र में। क्लियर है। अब जो है इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 27। इसमें कह रहा है कि अंतराल 1,5 में ये बताना है कि fx जो है x2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम मानों को हमें निकालना है। अब क्या बोला था मैंने, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो देखो यहां समझो, मतलब अगर ये हमारे पास एक कर्व दिया है तो ये चीज हमें बताना है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम वो एक ही होता है। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो पर्टिकुलर फंक्शन हमारे पास दिया है उसको लिखना है। और मैक्सिमम और मिनिमम के लिए देखो यहां पर क्या हो रहा है, आप समझिए इस चीज को। मैक्सिमम और बाद में अगर करूं मैक्सिमम की बात करूं, अगर मैं मिनिमम की, तो देखो दोनों ही जगह पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। तो अगर कभी भी किसी भी कर्व के टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसकी स्लोप होता है वो 0 हो जाता है। दैट मीन स्लोप dy/dx होता है और ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो तब भी हमारे पास क्या आ रहा है, मैक्सिमम के लिए भी हमारा जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो हम जो है यहां पर क्या करेंगे, dy/dx को 0 पुट करेंगे। क्लियर है। तो अब हम देखो यहां से इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन दे रखी है वो ये है, fx बराबर 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे और f' हमारे पास क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 30x प्लस 36 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से जो है यदि f' जो है 0 हो, ठीक है, f' क्या हो, f' बराबर 0 हो, तो अब हम वैल्यू रख सकते हैं 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। 6 हम अगर यहां से कॉमन ले लेते हैं तो 6 अगर मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं, x² 5x माइनस प्लस 6 बराबर 0। तो दिस इंप्लाई
ये 6 इधर आकर के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि एडिशन करने पर 5 आ जाए, तो 5 और जो है सॉरी 3 और 2 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और 3 प्लस 2 आ जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, तो x का वैल्यू एक तो हमारे पास आ जाएगा 3 है ना, x का वैल्यू एक आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। अब लोग सॉल्व करिएगा यहाँ से, तो जब हमारे पास ये चीज आ रहा है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक इंटरवल तो दे रखा था, है ना, हमारे पास एक इंटरवल तो दे रखा था, इसके बीच में हमारे पास x के और भी कुछ वैल्यूज आए हैं, ठीक है ना। तो देखो x का क्या क्या मान हो जाएगा, अतः अंतराल 1,5 में, ध्यान रखना इसके एंड पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल है, में जो है x बराबर कितना कितना हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, x का मान हमारे पास 2 भी आ रखा है, x का मान हमारे पास 3 भी आ रखा है, और x का मान हमारे पास 5 भी आ रखा है। सॉरी, इसको एक साथ ऐसे लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। x का मान हमारे पास 1 भी आ रखा है, 2 भी आ रखा है, 3 भी आ रखा है और 5 भी आ रखा है, ठीक है। x का मान जो है 5 भी आ रखा है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को उठा लेंगे, ठीक है ना, एक एक वैल्यू को उठा करके हम जो है, देखो अब कैसे, f अगर मैं 1 निकालूं, सबसे पहले f हमें क्या निकालना है, 1 निकालना है, f1। तो f1 में अगर निकाल रहा हूं तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी, हम यहां पे रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट थोड़ा लिख रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका आ रहा है 24। अगर मैं f2 की बात करूंगा तो f2 की जो वैल्यू आ रही है वो 29 आ रहा है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। f अगर 3 की मैं बात करूं तो f3 की जो वैल्यू आ रही है वो 28 आ रहा है, मैंने इसको सॉल्व किया है। और उसके बाद f अगर 5 की मैं बात करूं तो ये हमारे पास आ रहा है 56। अब देखो, अब हमें थोड़ा सा देखना है कि निरपेक्ष उच्चतम मान किस पॉइंट पर मिल रहा है। यहां हमने f' को 0 इसीलिए पुट किया था ताकि हमें वो पॉइंट्स मिल जाए कुछ। अब हमें इन पॉइंट्स को वैल्यू रखना है फंक्शन में, फंक्शन में रखते ही पता लग जाएगा कि निरपेक्ष उच्चतम एक ही होता है वो। तो निरपेक्ष उच्चतम हमारे पास कितना आया है, देखो 56 आया है निरपेक्ष उच्चतम, है ना। अतः निरपेक्ष उच्चतम, और ये हमारे पास उच्चतम जो मान आया है वो क्या हो जाएगा, उच्चतम मान जो है 56 आया, और तथा निरपेक्ष निम्नतम मान जो आया है वो सबसे छोटा कौन है, देखो 24। क्लियर है, निरपेक्ष निम्नतम सबसे छोटा जो है 24 आ रखा है हमारे पास। क्लियर है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो 28 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी यही बोल रखा है कि आप जो है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है इसको हम लिख लेते हैं एक बार। 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, और x कहाँ कहाँ बिलोंग कर रहा है, x -1 और +1 में बिलोंग कर रहा है। तो देखो f' निकाल लेते हैं, तो f' बराबर क्या हो जाएगा, 12 4/3 x की पावर 4/3 -1, nx की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगा, 6 गुणा 1/3 x की पावर 1/3 -1। तो देखो 4 3 चक्कू 12, 4 चक्कू हो जाएगा 16, सीधा सीधा x की पावर 4 1/3 है ना, 1/3 आ जाएगा यहाँ, -3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 x की पावर माइनस का 3, और ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3, है ना। इसको और सॉल्व कर ले, इसको अगर और सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, इसको अगर हम और सॉल्व कर ले तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, देख लो कितना निकल के आएगा। यहाँ से ये चीज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 पहले तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x की पावर 1/3, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/x पावर 2/3, प्लस का हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं,
2 इंटू 8, अब देखो x की पावर यहाँ गुणा हो जाएगा, तो गुणा करने पर घाते जुड़ जाते हैं, तो x की पावर 1/3 प्लस 2/3 तो हो जाएगा 3/3, सीधा सीधा 3/3 हो गया तो 1 हो गया, मतलब यहाँ हो गया x हमारे कंप्लीट, माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, और पूरे के अपॉन में जो हमारे पास आएगा वो x की पावर 2/3 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब जब ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया तो अब हम क्या करेंगे, f' को 0 पुट करते हैं। देखो f' को यदि f' बराबर हमारे पास क्या हो 0 हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x माइनस 1 अपॉन x की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हमारे पास क्या निकल करके आ जाएगा, इसको हम मिटा लेते हैं। देखो यहां से तो अगर मल्टीप्लाई करें तो हम हमारे पास आ जाएगा 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/8। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/8 आया। तो 1/8 हम देखे तो ये चीज जो है इसके अंदर ही आएगा। तो देखो अब x का क्या क्या वैल्यू हो गया, देखो एक तो हमारे पास -1 हो गया, एक तो हमारे पास 1/8 होगा, एक हमारे पास +1 हो गया। तो सबसे पहले अगर मैं f-1 की बात करूं, f-1 तो f-1 निकालने पे हमारे पास जो इसका वैल्यू आएगा वो आएगा प्लस का 18। ऐसे ही मैं अगर f1/8 को निकालूं तो f1/8 देखो इसके बीच में हमारे पास 0 भी आएगा, है ना, इसके बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक वैल्यू 0 भी आएगा, x का वैल्यू एक 0 भी आएगा इसके बीच में। तो हम यहाँ पर जो है 0 को भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, है ना, 0 को भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो x का वैल्यू एक हमारे पास ये आने के बाद हमारे पास एक 0 भी आएगा, और 0 आने के बाद हमारे पास एक जो है 1 आएगा, है ना, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो पहले 0 के लिए निकाल लेते हैं एक बार हम। तो 0 के लिए अगर निकालेंगे तो f0 की अगर मैं बात करूं तो ये टोटली हमारे पास जो है 0 ही आ जाएगा। अब मैं बात करूं f1/8 की, तो f1/8 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से माइनस का 9/4 आ जाएगा, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद में अगर f1 की बात करूं, यहाँ से f1 की बात करूंगा तो ये टोटल सॉल्व करने के बाद हमारा 6 आ जाएगा। कर सकते हो आप लोग सॉल्व इसको, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको, मैंने वर्क पहले ही कर लिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा इसको घर में भी देखो, ठीक है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब आप देख सकते हो कि अगर मैं x बराबर -1 पर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब x बराबर -1 पर निरपेक्ष उच्चतम मान जो है बराबर कितना आया है, निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 18 है ना, और निम्नतम जो मान आ रहा है वो हमारे किस पर दे रहा है, निरपेक्ष निम्नतम जो मान दे रहा है वो 1/8 पर। देखो सबसे माइनस का वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तथा x बराबर 1/8 पर निरपेक्ष निम्नतम मान माइनस का 9/4 है। तो ये हमारे पास आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छा था और आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस इंट्रोडक्शन वीडियो का, और ये हमारे इंट्रोडक्शन का जो सेशन चल रहा था वो हमारा टोटली खत्म हो चुका है। 3 लेक्चर हमने बना रखा है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, जो कि आज हम कवर कर रहे हैं। कल हम जो है एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। तो न्यूनतम दूरी आपको क्या करना है, निकालना है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, हमें थोड़ा सा समझना है और आगे वर्क करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में कहा क्या है, देखो एक अपाचे हेलीकॉप्टर है जो कि वक्र इतने के अनुदिश पथ पर उड़ रहा है। एक कर्व है ऐसा वाला जो कि इसके अनुदिश पथ पर जो है उड़ रहा है। तो ये हमारे पास पैराबोला टाइप का बनेगा, ऐसे ही पैराबोला टाइप का बनेगा, जो कि हमारे पास ये चीज आएगा 7 से, ये पॉइंट हमारा 7 होना चाहिए, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है वो हमारा कैसा होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हमारे पास देखो x के प्रत्येक मानेंगे हम, हेलीकॉप्टर की जो स्थिति होगी वो क्या होगी, देखो
हेलीकॉप्टर की स्थिति बिंदु क्या होगी, बिंदु क्या होगी। पहला वाला तो हमारे पास x एक पॉइंट होगा, फिर दूसरा वाला पॉइंट होगा y, और y का मान हमारे पास दे रखा है x² + 7, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा। तो अगर देखो ये बिंदु आ रहा है तो हम इस बिंदु से, अतः मतलब कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर इस पॉइंट पर है। अगर हेलीकॉप्टर है तो वो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, इसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है, और इस पॉइंट पर ही जो है उड़ रहा है, ठीक है ना। इस टाइप के वक्राकार पथ पर ही उड़ रहा है, और जब इस टाइप का वक्राकार पथ पर उड़ रहा है तो मान के चलते कि किसी समय पर जो हेलीकॉप्टर की स्थिति है वो मैं यहां पर थोड़ा सा मेजर करता हूं। किसी पर्टिकुलर टाइम पर मैं बात करता हूं कि हेलीकॉप्टर की स्थिति यहां है, और यहां से एक शत्रु का हेलीकॉप्टर है, यहां पे ये शत्रु है, शत्रु का हेलीकॉप्टर है जिसकी जो पोजीशन है वो दे रखा है कि 3,7 है। अब यहां से इस पॉइंट पर गोली मारना चाहता है, कह रहा है कि न्यूनतम दूरी निकालो। तो दूरी निकालने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट की दूरी निकालिए। तो देखो, अतः बिंदु x, x² + 7 तथा 3,7 के बीच की जो है डिस्टेंस कितनी होगी, बीच की दूरी। तो दूरी का सूत्र हम लगा देते हैं। दूरी का सूत्र बराबर हमारे पास क्या होता है, अंडर में x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो x2 - x1 मतलब यहां पर हम कर सकते हैं ना x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 जो कि x² + 7 - 7 का होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहां से हो जाएगा x की पावर 4 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको fx मान के चलूँ कि ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, fx है, तो fx हमारे पास क्या हो जाएगा, हम मानेंगे, ये मान के चलेंगे कि fx बराबर अंडर अभी हटा करके fx मान के चलेंगे कि x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4 है। अब हम f' निकालते हैं। f' बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी है। तो ये आ जाएगा 2x - 3, x - 3 का करेंगे तो 1 प्लस x की पावर 4 का करेंगे तो 4x की पावर 3 आ जाएगा। अब हम f' बराबर क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे ना, f' बराबर 0 पुट कर देंगे। तो f' बराबर जब 0 पुट करेंगे, देखो इसको सॉल्व कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या सॉल्व करना है, देखो 2x - 6 + 4x³ ठीक है। तो इसको और भी सही से लिख लो, 4x³ प्लस का 2x - 6, ठीक। अब देखो यहां पर ना त्रिघात समीकरण बन चुका है, जो इसकी मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। तो अब हम जो है यहां पर क्या कर सकते हैं, देखो कोई एक वैल्यू सोचो जो कि इसको आपको जो है क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो देखो देख सकते हैं कि x बराबर 1 पर अगर देखो यहां पे थोड़ा सा हमें पहले करना है, देखो f' बराबर 0 हो, यदि f' बराबर क्या हो 0, तो क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 2x माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x बराबर 1 पर, x बराबर 1 जो है इसको संतुष्ट करेगा, है ना। x बराबर 1 पर जो f' है वो हमारा टोटली क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x बराबर 1 पर जो है f' क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाता है तो अब हम यहां पर जो है कह सकते हैं कि या तो देखो प्रथम अवकलन सिद्धांत से भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप प्रथम अवकलन सिद्धांत द्वारा भी कर सकते हो, 0 हो जाएगा। तो अगर हम देखो 1 रख करके देख लो ना कि 0 हो रहा है नहीं हो रहा है, 1 4 + 6 हाँ 0 हो जा रहा है। तो 0 हो जा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा x - 1 इसका जो है क्या हो जाएगा एक फैक्टर हो जाएगा, x - 1 4x³ प्लस 2x - 6 का गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। ये चीज आप लोगों ने क्लास 9th में कर रखा है ये कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, अब इसको भाग विधि द्वारा इसको सबसे पहले तो हम बदल लेंगे, ठीक है। देखो हम इसको भाग कर देंगे यहां से, तो अब हम इसको भाग करेंगे तो x - 1 से भाग करेंगे 4x³ प्लस 2x - 6 को। जब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4x² से भाग करेंगे तो वहां पे 4x³ माइनस
4x², इससे तो ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4x² प्लस का 2x माइनस 6, फिर प्लस का हम यहाँ पर क्या करेंगे 4x से करेंगे, तो 4x से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² और माइनस का 4x, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, हमारे पास 6x माइनस 6 बचेगा। फिर से करते हैं यहाँ पर प्लस का 6 से, तो 6x माइनस 6, ये टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास अब देखो क्या बच रहा है, जो ये हमारे पास आ रहा था अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य हमारे पास क्या ये था ना, भाज्य जो कि 4x³ प्लस 2x माइनस 6 बराबर भाजक हमारे पास क्या था x माइनस 1, और भागफल हमारे पास क्या है, ये आया 4x² प्लस 4x प्लस 6, शेषफल हमारे पास 0 हो गया। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अगर इसको 0 पुट करेंगे तो x माइनस 1 और 4x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो एक तो हमारे पास यहां से x बराबर 1 आ रहा है, दूसरा अगर मैं बात करूं 4x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर अगर मैं 0 की बात करूं तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, का कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। और अगर वास्तविक मूल नहीं है तो हम देखो सिर्फ इसको लेकर के हम बात करेंगे, यही एक ऐसा बिंदु है जो निम्नतम का मान देगा। आप चाहो तो डबल डैश भी निकाल सकते हो यहां से, ठीक है ना, डबल डैश निकाल के देख लेते हैं एक बार। f' हमारे पास क्या आया था, f' हमारे पास आया था ये चीज, तो f" निकालो 4x³ प्लस 2x माइनस 6 था, तो अब हम f" निकाल लेते हैं, ठीक है, f" निकाल लो, f" क्या आ जाएगा 12x प्लस 2 आ जाएगा, 4 तिया 12 प्लस 2, 6 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हम यहां पर अब x बराबर 1 पर अगर मैं देखूं तो x बराबर 1 पर अगर मैं देखूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो पॉजिटिव आ रहा था तो न्यूनतम हो जाएगा। x बराबर 1 पर f" की अगर मैं बात करूं तो 12 1 प्लस 2 तो 12 13 14 आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। अतः x बराबर 1 निम्नतम का बिंदु होगा, निम्नतम का बिंदु होगा, है कि नहीं, क्लियर है, बिंदु होगा, द्वितीय प्लस परीक्षण से हम कर रहे हैं, निम्नतम का बिंदु होगा। अतः निम्नतम तो दूरी कितने हो गया था, न्यूनतम दूरी की बात पूछा था इन्होंने, तो न्यूनतम दूरी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूनतम दूरी हमारा देखो जो है हमने यहां पर वैल्यू निकाला था कि जो f1 पर हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर और x की पावर 4 था तो 1 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा। अब देखो इस हमने यहाँ पर रूट निकाला था, इसको रूट लेना पड़ेगा। तो f1 की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि हमने इसको मान रखा था तो ये रूट 5 मात्रक दूरी हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारे पास आंसर है। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो भी अच्छी तरह से क्लियर हो गया है ना। और कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हो, है ना, कोई भी सवाल हो कुछ हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। और वीडियो अगर सही लगे तो उसको आप लोग जो है लाइक जरूर करिए, साथ ही साथ अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों के पास पहले पहुंच जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू सो मच।